24.1 परिचय। यदि आप एक मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप शायद मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ओडीएल के बारे में जानते होंगे। इस अनुभाग में हम दूरस्थ शिक्षा और मुक्त शिक्षा को परिभाषित करेंगे। हम दूरस्थ शिक्षा डी और इसके ऐतिहासिक विकास के पीछे के प्रमुख दर्शन का पता लगाएंगे, जो 3 चरणों में विभाजित है: पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा और आभासी शिक्षा। इसके अतिरिक्त हम ओडीएल के वर्तमान स्वरूप और संचार प्रौद्योगिकियों में प्रगति के कारण उभर रहे नए मॉडलों पर चर्चा करेंगे। इस अनुभाग के अंत तक आपको ओडीएल प्रणाली की बेहतर समझ हो जाएगी। 24.2 मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित करना। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ओडीएल अनिवार्य रूप से दूर से सीखना है। शिक्षक और शिक्षार्थी शारीरिक रूप से अलग होते हैं और सीखने की प्रक्रिया को विशेष रूप से तैयार सामग्री जैसे स्वाध्ययन सामग्री के माध्यम से सुविधाजनक बनाया जाता है। इन सामग्रियों को प्रिंट, रेडियो, उपग्रह, ऑडियो कैसेट, सीडी-रोम और इंटरनेट जैसे विभिन्न मीडिया के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर कुलंदी स्वामी गुरुकुल प्रणाली और कक्षा प्रणाली के बाद दूरस्थ शिक्षा को शिक्षा के विकास में तीसरे चरण के रूप में देखते हैं। शिक्षा के इस रूप में प्रौद्योगिकी पारस्परिक संचार का स्थान ले लेती है, जिससे छात्रों और शिक्षकों के बीच दोतरफा संचार संभव हो जाता है। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे पत्राचार शिक्षा, होम स्टडी, स्वतंत्र अध्ययन, बाहरी अध्ययन, ऑफ कैंपस स्टडी, ओपन लर्निंग और ओपन एजुकेशन। ऑस्ट्रेलिया में इसे आधिकारिक तौर पर एक्सटर्नल सिस्टम कहा जाता है और न्यूजीलैंड में इसे एक्स्ट्राम्यूरल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। यह शब्द हमें पुरानी लंदन बाहरी प्रणाली की याद दिलाता है, जो बिना कोई शिक्षण प्रदान किए केवल परीक्षा आयोजित करती थी। लंदन विश्वविद्यालय ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लंदन से दूर लोगों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाहरी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली में शिक्षार्थियों को अध्ययन सामग्री नहीं मिलती थी और उन्हें स्वतंत्र रूप से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती थी। आजकल मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा को अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, जिसे सामूहिक रूप से मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ओडीएल के रूप में जाना जाता है। आइए इन शब्दों के अर्थ और उनका क्या अर्थ है, इस पर गौर करें। चिंतन और क्रिया 24.1 मुक्त दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी प्रतिमान के रूप में खड़ा है, जो पारंपरिक बाधाओं को तोड़ता है और पहुंच, लचीलेपन और समावेशिता के एक नए युग की शुरुआत करता है। भारत में प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में नामांकित एक छात्र के रूप में ओडीएल की दुनिया में मेरी यात्रा ज्ञानवर्धक और सशक्त दोनों रही है। इस प्रतिबिंब में मेरा लक्ष्य ओपन डिस्टेंस लर्निंग की जटिल टेपेस्ट्री को उजागर करना, इसके मूल सिद्धांतों की गहराई से जांच करना, प्रौद्योगिकी की भूमिका की जांच करना और उन अनूठी विशेषताओं को प्रदर्शित करना है जो इग्नू को इस क्षेत्र में अग्रणी के रूप में अलग करती है। अपने सार में ओपन डिस्टेंस लर्निंग एक शैक्षिक दृष्टिकोण है जो भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, जो शिक्षार्थियों को भौतिक परिसर की सीमाओं के बिना अकादमिक उत्कृष्टता हासिल करने का अवसर प्रदान करता है। यह मॉडल खुलेपन, लचीलेपन और शिक्षार्थी केंद्रितता के सिद्धांतों पर टिका है। ओडीएल में खुलापन शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है, जिससे यह विभिन्न पृष्ठभूमि, स्थानों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के व्यक्तियों के लिए सुलभ हो सके। इग्नू खुलेपन के एक उदाहरण के रूप में
विविध छात्र आबादी की जरूरतों को पूरा करने वाले कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर डिग्री, प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम से लेकर डिप्लोमा कार्यक्रम तक विश्वविद्यालय की पेशकश व्यापक दायरे में फैली हुई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि शिक्षा केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि सभी के लिए एक अधिकार है। लचीलापन ओडीएल की एक और आधारशिला है, जो शिक्षार्थियों को पारंपरिक शिक्षा की कठोर संरचनाओं से मुक्त करती है। इग्नू के मामले में यह लचीलापन बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से प्रकट होता है। मुद्रित अध्ययन सामग्री, मल्टीमीडिया संसाधन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और समय पर आमने सामने की बातचीत सामूहिक रूप से एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है, जहां शिक्षार्थी यह तय कर सकते हैं कि वे कब, कहां और कैसे अपनी पढ़ाई में संलग्न हों। प्रौद्योगिकी के आगमन ने इस लचीलेपन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एक गतिशील शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए इग्नू की प्रतिबद्धता ज्ञान दर्शन टेलीविजन चैनल और ज्ञानकोश डिजिटल रिपॉजिटरी जैसे प्लेटफार्मों के उपयोग में स्पष्ट है। शिक्षार्थी केंद्रितता ओडीएल का एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो छात्रों की जरूरतों और सीखने की शैलियों को सबसे आगे रखता है। इग्नू में शिक्षार्थी पर इस जोर को मूर्त समर्थन तंत्र में अनुवादित किया जाता है। शैक्षणिक परामर्शदाता, अध्ययन केंद्र और ऑनलाइन मंच सामूहिक रूप से एक मजबूत समर्थन ढांचा बनाते हैं, जो शिक्षार्थियों को उनकी शैक्षणिक यात्रा के दौरान मार्गदर्शन करता है। व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बन जाता है और विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए सहायक बुनियादी ढांचे के आश्वासन के साथ अपनी शिक्षा को संचालित करता है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग के विशिष्ट लाभों में से एक विविध जनसांख्यिकीय को पूरा करने की इसकी क्षमता है। इग्नू का समावेशी दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा उन व्यक्तियों तक पहुँचे जिन्हें अन्यथा भौगोलिक सुदूरता, कार्य प्रतिबद्धताओं या वित्तीय बाधाओं जैसे कारकों के कारण बाहर रखा जा सकता है। देश भर में रणनीतिक रूप से स्थित विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्रों का विस्तृत नेटवर्क अकादमिक समर्थन के केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो शिक्षार्थियों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। प्रौद्योगिकी का एकीकरण मुक्त दूरस्थ शिक्षा की सफलता का अभिन्न अंग है। इग्नू के संदर्भ में संचार, सहयोग और संसाधन पहुंच की सुविधा के लिए विभिन्न तकनीकी उपकरणों का लाभ उठाया जाता है। ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म, वर्चुअल क्लासरूम और मल्टीमीडिया सामग्री समग्र शिक्षण अनुभव को बढ़ाते हैं, जिससे शिक्षा न केवल सुलभ होती है बल्कि गतिशील और आकर्षक भी बनती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग सामग्री वितरण से परे तक फैला हुआ है। यह एक आभासी पारिस्थितिकी तंत्र में शिक्षार्थियों, शिक्षकों और संसाधनों को जोड़ने वाला एक पुल बन जाता है। इसके अलावा ओडीएल में नियोजित मूल्यांकन विधियों को न केवल तथ्यों को याद रखने बल्कि ज्ञान के अनुप्रयोग का मूल्यांकन करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। असाइनमेंट, प्रोजेक्ट और परीक्षाओं को आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और व्यावहारिक कौशल का आकलन करने के लिए संरचित किया जाता है। यह पेशेवर दुनिया की उभरती मांगों के अनुरूप है, जहां वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में ज्ञान को लागू करने की क्षमता महत्वपूर्ण मूल्य रखती है। इग्नू के संदर्भ में विश्वविद्यालय ने प्रौद्योगिकी को न केवल सामग्री वितरण के साधन के रूप में बल्कि अंतरक्रियाशीलता और सहयोग को बढ़ावा देने के एक उपकरण के रूप में अपनाया है। ज्ञान दर्शन टेलीविजन चैनल शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है, जो छात्रों को व्याख्यान और पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंचने के लिए एक अतिरिक्त माध्यम प्रदान करता है। ज्ञानकोश डिजिटल रिपॉजिटरी संसाधनों के खजाने के रूप में कार्य करती है, जो पुस्तकों, पत्रिकाओं और मल्टीमीडिया सामग्री का एक विशाल संग्रह पेश करती है।
ये डिजिटल पहल सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की इग्नू की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। ओडीएल में अकादमिक समर्थन की भूमिका को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता है और इग्नू ने अपने शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक एक प्रणाली तैयार की है। अकादमिक परामर्शदाता अक्सर अपने संबंधित क्षेत्रों में पेशेवर छात्रों को उनकी शैक्षणिक यात्रा के दौरान मार्गदर्शन करते हैं। ये परामर्शदाता न केवल शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, बल्कि परामर्श भी देते हैं, अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो पाठ्यक्रम सामग्री की सीमा से परे तक विस्तारित होते हैं। देश भर में इग्नू द्वारा स्थापित अध्ययन केंद्र भौतिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जहां छात्र संसाधनों तक पहुंच सकते हैं, कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं और आमने-सामने बातचीत में संलग्न हो सकते हैं। ये केंद्र अपनेपन और समुदाय की भावना पैदा करते हैं, संभावित अलगाव को संबोधित करते हैं, जो दूरस्थ शिक्षा से जुड़ा हो सकता है। इन केंद्रों में क्षेत्रीय और स्थानीय दृष्टिकोणों का समावेश सीखने के अनुभव की समृद्धि में एक और परत जोड़ता है, जिससे शिक्षा न केवल एक वैश्विक खोज बन जाती है, बल्कि एक स्थानीयकृत प्रासंगिक प्रयास भी बन जाती है। ऑनलाइन फोरम और चर्चा बोर्ड ओडीएल के सहयोगात्मक पहलू को और बढ़ाते हैं। छात्र अपने भौतिक स्थान की परवाह किए बिना चर्चाओं में शामिल हो सकते हैं, अंतर्दृष्टि साझा कर सकते हैं और परियोजनाओं पर सहयोग कर सकते हैं। यह आभासी सौहार्द उन शिक्षार्थियों के बीच समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है, जो व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिल सकते हैं, लेकिन ज्ञान की साझा खोज से जुड़े हुए हैं। ओडीएल में मूल्यांकन विधियों को न केवल सूचना के अधिग्रहण बल्कि ज्ञान के अनुप्रयोग का मूल्यांकन करने की आवश्यकता की गहरी समझ के साथ डिजाइन किया गया है। असाइनमेंट आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और सूचना के संश्लेषण को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किए गए हैं। परियोजनाओं के लिए अक्सर छात्रों को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में उतरने, सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक स्थितियों में लागू करने की आवश्यकता होती है। केवल सेमेस्टर के अंत की परीक्षाओं पर निर्भर रहने के बजाय निरंतर मूल्यांकन पर जोर समकालीन शैक्षणिक रुझानों के अनुरूप है, जो सीखने की बहुमुखी प्रकृति को पहचानते हैं। निष्कर्षतः मुक्त दूरस्थ शिक्षा शिक्षा के परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में खड़ी है और इग्नू खुलेपन, लचीलेपन और शिक्षार्थी केंद्रितता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ इस क्रांति में सबसे आगे खड़ा है। ओडीएल के गतिशील इलाके में नेविगेट करने वाले एक छात्र के रूप में मैं न केवल इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों की सराहना करता हूं, बल्कि इसमें मौजूद मजबूत समर्थन प्रणालियों की भी सराहना करता हूं। इग्नू का प्रौद्योगिकी का अग्रणी उपयोग, इसका समावेशी दृष्टिकोण और व्यक्तिगत समर्थन पर इसका जोर इसे सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रतीक बनाता है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग को अपनाने में मुझे न केवल शिक्षा का एक तरीका मिला है, बल्कि सशक्तिकरण का एक मार्ग भी मिला है, जहां सीखने की कोई सीमा नहीं है। दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा डी एक व्यापक शब्द है जिसमें सभी शिक्षण और सीखने की व्यवस्था शामिल है, जहां शिक्षार्थी और शिक्षक आमतौर पर स्थान और या समय से अलग होते हैं। यह शैक्षिक दृष्टिकोण समय, स्थान, लिंग, विश्वास, समुदाय और धर्म की बाधाओं से परे जाकर शिक्षा में अभिजात्यवाद की पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है। डी की एक व्यापक परिभाषा कीगन 1986-1996 द्वारा प्रदान की गई है, जो इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी का पृथक्करण। यह मूलभूत पहलू कई परिभाषाओं में मौजूद है और डी की अवधारणा के लिए आवश्यक है।
कीगन की परिभाषा शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सीमित आमने-सामने संपर्क के साथ-साथ ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे तकनीकी मीडिया द्वारा सुगम शिक्षार्थियों के बीच बातचीत को स्वीकार करती है। किसी शैक्षणिक संगठन संस्था का प्रभाव। होलबर्ग 1981 और कीगन शिक्षण सामग्री की योजना बनाने और तैयार करने में एक शैक्षिक संगठन या संस्थान की भूमिका पर जोर देते हैं। यह डी को निजी अध्ययन से अलग करता है। तकनीकी मीडिया का उपयोग। शिक्षक और शिक्षार्थी के भौतिक अलगाव को देखते हुए संचार विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और अन्य उपकरणों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दो तरफा संचार का प्रावधान। मूर 1973 और होलबर्ग 1981 शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच महत्वपूर्ण गैरसन्निहित दो तरफा संचार की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं, जो कीगन की परिभाषा में एकीकृत एक कारक है। शिक्षार्थी को सहकर्मी समूह से अलग करना। डी के परिणामस्वरूप स्वाभाविक रूप से शिक्षार्थी अपने ही स्थान पर अध्ययन करता है, जिससे वह अपने सहकर्मी समूह से अलग हो जाता है। शिक्षा का औद्योगीकरण। पीटर्स 1967 द्वारा गढ़ी गई, कीगन द्वारा स्वीकार की गई यह अवधारणा बताती है कि पारंपरिक मौखिक शिक्षा की तुलना में डी शिक्षा का सबसे औद्योगिक रूप है। सीखने छात्र की स्वायत्तता का वैयक्तिकरण। वेडेमेयर 1981 और कीगन द्वारा जोर देते हुए डी को स्वाध्ययन के एक रूप के रूप में देखा जाता है, जहां व्यक्तिगत शिक्षार्थी प्रत्यक्ष शिक्षक मार्गदर्शन से स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत कार्य में संलग्न होते हैं। इसमें कभी कभार आमने सामने या इलेक्ट्रॉनिक बैठकों के साथ सीखने वाले समूह से अर्धस्थायी अनुपस्थिति शामिल है। ओपन लर्निंग। मुक्त शिक्षण में शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परिवर्तन और सुधार शामिल है। इसे एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो शिक्षार्थी पर ध्यान केंद्रित करती है और केवल दूरस्थ शिक्षा से आगे जाती है। खुली शिक्षण प्रणालियों का लक्ष्य सामाजिक और शैक्षणिक असमानता को दूर करना और ऐसे अवसर प्रदान करना है जो आमतौर पर पारंपरिक कॉलेजों या विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। शैक्षिक अवसरों की योजना जानबूझकर बनाई गई है, जिसका लक्ष्य समाज के एक बड़े हिस्से के लिए शिक्षा को सुलभ बनाना है। इसका मतलब है कि प्रवेश आवश्यकताओं, स्थान, तरीकों के साथ साथ पाठ्यक्रमों, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम पूरा करने के विकल्प और संयोजन के मामले में लचीलापन है। जितने अधिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे, व्यवस्था उतनी ही अधिक खुली होगी। दूरस्थ शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि शिक्षा कैसे प्रदान की जाती है, जबकि खुली शिक्षा शैक्षिक प्रक्रिया के उद्देश्यों और प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करती है। जैसा कि भारतीय मुक्त विश्वविद्यालयों के संस्थापक प्रोफेसर राम रेड्डी ने कहा है, विचार विभिन्न स्थानों पर फैले बड़ी संख्या में लोगों को शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ सके। दुनिया भर के कई देशों ने खुले शिक्षण दर्शन को अपनाया है और नवीन शिक्षा प्रदान करने और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ाने के लिए खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। मुक्त विश्वविद्यालयों की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है स्वायत्तता। पारंपरिक विश्वविद्यालयों के समान खुले विश्वविद्यालय स्वतंत्र निकाय हैं, जिन्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। एकाधिक मीडिया उपयोग। वे शिक्षण उद्देश्यों के लिए विभिन्न मीडिया का उपयोग करते हैं, दूरस्थ शिक्षार्थियों को उनके सीखने के प्रयासों में सहायता करते हैं। मजबूत शिक्षार्थी समर्थन। मुक्त विश्वविद्यालयों में शिक्षार्थियों का समर्थन करने के लिए एक मजबूत प्रणाली मौजूद है। उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री। विशेषज्ञ टीमें शीर्ष स्तर की शैक्षिक सामग्री तैयार करती है। लचीली प्रवेश योग्यताएं। प्रवेश आवश्यकताएं अनुकूलनीय और शिथिल है।
स्वगति से सीखना। शिक्षार्थी अपनी गति, स्थान और सुविधा से अध्ययन कर सकते हैं। समान गुणवत्ता। शिक्षा की गुणवत्ता में स्थिरता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्रों को उनके स्थान की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो। रेड्डी, 1988। चिंतन और क्रिया 24.2। दूरस्थ शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर विचार करें। पारंपरिक विश्वविद्यालयों के कार्यों की तुलना मुक्त विश्वविद्यालयों से करें। शीर्षक: दूरस्थ शिक्षा और पारंपरिक विश्वविद्यालयों का तुलनात्मक विश्लेषण। भारत के एक मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के छात्र के रूप में मुझे दूरस्थ शिक्षा की दुनिया में गहराई से जाने का अनूठा अवसर मिला है। सीखने की इस पद्धति में विशिष्ट विशेषताएं हैं जो इसे पारंपरिक विश्वविद्यालयों से अलग करती है, जो तुलनात्मक विश्लेषण का मार्ग प्रशस्त करती है, जो प्रत्येक की ताकत और कमजोरियों पर प्रकाश डालती है। दूरस्थ शिक्षा, मुख्य विशेषताएं। इग्नू द्वारा प्रचलित दूरस्थ शिक्षा की विशेषता इसका लचीलापन, पहुंच और शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक छात्रों को प्रदान की जाने वाली भौगोलिक स्वतंत्रता है। शिक्षार्थी भौतिक कक्षाओं की बाधाओं से बंधे नहीं हैं। इसके बजाय वे अपने घर से ही आराम से अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, चर्चाओं में भाग ले सकते हैं और असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। इससे स्थानांतरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और व्यक्तियों को अन्य जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। शेड्यूलिंग में लचीलापन दूरस्थ शिक्षा की एक और पहचान है। इग्नू में छात्रों को काम, परिवार और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी अध्ययन समय सारिणी बनाने की स्वायत्तता है। यह अतुल्यकालिक शिक्षण मॉडल विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को पूरा करता है, जिससे शिक्षा उन लोगों के लिए सुलभ हो जाती है जो समय या स्थान से बाधित हो सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम सामग्री अक्सर स्वनुदेशात्मक होने के लिए डिजाइन की जाती है। मुद्रित अध्ययन सामग्री, मल्टीमीडिया सामग्री और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे शिक्षण संसाधन स्वतंत्र सीखने की सुविधा प्रदान करते हैं। यह छात्रों को अपनी शिक्षा का स्वामित्व लेने, आत्मानुशासन और समय प्रबंधन कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा में मूल्यांकन पद्धतियां विविध हैं, जिनमें असाइनमेंट, परीक्षाएं, परियोजनाएं और व्यावहारिक घटक शामिल हैं। यह बहुआयामी मूल्यांकन दृष्टिकोण छात्रों की पाठ्यक्रम सामग्री की समझ और अनुप्रयोग का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है। तुलनात्मक विश्लेषण, दूरस्थ शिक्षा बनाम पारंपरिक विश्वविद्यालय। एक, अभिगम्यता और भौगोलिक स्वतंत्रता। दूरस्थ शिक्षा उन व्यक्तियों को शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने में उत्कृष्ट है जो भौगोलिक बाधाओं के कारण पारंपरिक विश्वविद्यालयों में जाने में असमर्थ है। ग्रामीण क्षेत्र, जहां पारंपरिक विश्वविद्यालयों की पहुंच सीमित है, इग्नू जैसे संस्थानों की खुली और सुलभ प्रकृति से काफी लाभान्वित होते हैं। दूसरी ओर, पारंपरिक विश्वविद्यालय अक्सर शहरी केंद्रों में केंद्रित होते हैं, जो दूरदराज के स्थानों में रहने वालों के लिए एक चुनौती पैदा करते हैं। 2, लचीलापन और वैयक्तिकरण। पारंपरिक विश्वविद्यालय आम तौर पर व्यक्तिगत कक्षाओं के साथ एक निश्चित कार्यक्रम का पालन करते हैं, जिससे पूर्णकालिक नौकरियों या पारिवारिक जिम्मेदारियों वाले व्यक्तियों के लिए यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दूरस्थ शिक्षा अपने लचीलेपन के साथ विविध कार्यक्रमों को समायोजित करती है, जिससे शिक्षार्थियों को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को तैयार करने में सक्षम बनाया जाता है। यह अनुकूलनशीलता एक महत्वपूर्ण लाभ है, विशेष रूप से अपनी योग्यता बढ़ाने के इच्छुक कामकाजी पेशेवरों के लिए। 3, सीखने का माहौल।
जबकि पारंपरिक विश्वविद्यालय आमने सामने बातचीत के साथ भौतिक सीखने के माहौल को बढ़ावा देते हैं, दूरस्थ शिक्षा आभासी प्लेटफार्मों और स्वशिक्षण सामग्री पर निर्भर करती है। प्रत्यक्ष सहकर्मी बातचीत और वास्तविक समय की चर्चाओं की अनुपस्थिति को दूरस्थ शिक्षा का एक दोष माना जा सकता है। हालांकि यह एक अधिक समावेशी शिक्षण वातावरण प्रदान करता है, जो विविध जनसांख्यिकी को पूरा करता है, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो अपनी सीखने की प्रक्रिया में एकांत पसंद करते हैं। 4. लागत संबंधी विचार। पारंपरिक विश्वविद्यालय अक्सर उच्च ट्यूशन फीस, आवास के लिए अतिरिक्त खर्च और आने जाने की लागत के साथ आते हैं। दूरस्थ शिक्षा कम बुनियादी ढांचे पर निर्भर होने के कारण अधिक लागत प्रभावी होती है। यह सामर्थ्य शिक्षा को समाज के व्यापक दायरे तक सुलभ बनाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। 5. शैक्षणिक दृष्टिकोण। पारंपरिक विश्वविद्यालय आमतौर पर आमने-सामने शिक्षण पद्धतियों पर जोर देते हैं, जिससे छात्रों और प्रोफेसरों के बीच सीधे संपर्क को बढ़ावा मिलता है। दूरस्थ शिक्षा में अध्ययन सामग्री और कभी-कभी आभासी बातचीत द्वारा निर्देशित स्वक्ति से सीखने पर जोर दिया जाता है। इन दृष्टिकोणों की प्रभावशीलता व्यक्तिगत सीखने की शैलियों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है। 6. तकनीकी एकीकरण। दूरस्थ शिक्षा सामग्री वितरण, संचार और मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इसके लिए छात्रों के बीच एक निश्चित स्तर की तकनीकी साक्षरता की आवश्यकता है। पारंपरिक विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी को शामिल करते हुए पारंपरिक शिक्षण विधियों को संरक्षित करके संतुलन बनाए रखते हैं। तकनीकी एकीकरण की सीमा भिन्न-भिन्न होती है, जो छात्रों के बीच डिजिटल विभाजन को प्रभावित करती है। निष्कर्षतः दूरस्थ शिक्षा और पारंपरिक विश्वविद्यालयों दोनों की अपनी अनूठी ताकत और कमजोरियां हैं। दोनों के बीच चयन व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, परिस्थितियों और सीखने की शैलियों पर निर्भर करता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं शिक्षा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने में इसकी भूमिका को पहचानते हुए दूरस्थ शिक्षा द्वारा प्रदान किए गए अवसरों की सराहना करता हूं। सीखने की इस पद्धति का लचीलापन, पहुंच और लागत प्रभावशीलता इसे एक मूल्यवान विकल्प बनाती है, जो पारंपरिक विश्वविद्यालयों के अधिक पारंपरिक दृष्टिकोणों का पूरक है। दार्शनिक आधार। कई विचारकों ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के बारे में अपने सिद्धांत बनाए हैं। आइए दूरस्थ शिक्षा (डी) से संबंधित कुछ प्रसिद्ध सिद्धांतों का पता लगाएं। शिक्षा का औद्योगिकृत स्वरूप। एक प्रभावशाली सिद्धांत ओटो पीटर्स 1973 से आता है, जिन्होंने डी को औद्योगिक उत्पादन के एक तर्कसंगत रूप के रूप में देखा। पीटर्स ने इसे श्रम के विभाजन के रूप में देखा। पाठ्यक्रम टीम में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान के उत्पादन और प्रसार में एक अलग भूमिका निभा रहा था। उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमताओं पर जोर देते हुए ज्ञान के प्रसार की तुलना असेंबली लाइन उत्पादन से की। सैद्धांतिक रूप से किसी दिए गए पाठ्यक्रम के लिए प्रतियों या छात्रों की संख्या की कोई सीमा नहीं थी। स्वच्छंद अध्ययन। 1980 के दशक के एक अन्य प्रभावशाली सिद्धांतकार चार्ल्स वेडेमेयर 1977 ने डी को आजीवन सीखने में एक आशावादी उद्यम माना। उन्होंने डी को स्वतंत्र अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हुए शिक्षार्थियों के शिक्षकों से स्वतंत्र होने की कल्पना की। माइकल मूर 1973 ने स्वतंत्र अध्ययन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए वेडेमेयर के विचारों का समर्थन किया: संवाद और व्यक्तिगत अध्ययन। मूर के लिए संवाद का मतलब शिक्षण और सीखने के लिए अकादमिक बातचीत है, जबकि वैयक्तिकरण यह मापता है
कि कोई कार्यक्रम किसी व्यक्तिगत शिक्षार्थी के उद्देश्यों के साथ कितनी अच्छी तरह मेल खाता है। मूर ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की दूरी केवल स्थानिक नहीं है, बल्कि संवाद और वैयक्तिकरण की डिग्री के संदर्भ में भी है। दोनों की उच्च डिग्री उन्हें शैक्षणिक रूप से करीब लाती है, जिससे पाठ्यक्रम कम दूर हो जाता है। मूर ने यह भी कहा कि दूरस्थ शिक्षार्थी स्वतंत्र थे, उपस्थिति की बाधाओं से मुक्त थे, अपनी गति, स्थान और समय पर अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार का अध्ययन, जिसे स्वनिर्देशित शिक्षण कहा जाता है, शिक्षार्थियों में परिपक्वता को बढ़ावा देता है और इसे शिक्षार्थी केंद्रित प्रणाली माना जाता है, जो शिक्षण की तुलना में सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। निर्देशित उपदेशात्मक वार्तालाप। एक अन्य महत्वपूर्ण डीई सिद्धांतकार होल्मबर्ग 1981 ने डीई में शिक्षण सीखने की बातचीत के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। उनके अनुसार डीई पाठ्यक्रम को छात्रों को प्रभावी ढंग से प्रेरित करने और संलग्न करने के लिए एक वार्तालाप जैसा होना चाहिए। यह संवादात्मक चरित्र वास्तविक संचार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जैसे असाइनमेंट पर ट्यूटर की टिप्पणियां, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, पोस्ट इंटरैक्शन और मुद्रित और रिकॉर्ड की गई सामग्रियों में वार्तालाप शैली को अपनाना। होल्मबर्ग ने छात्रों को भावनात्मक रूप से शामिल करने, विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया, ठीक उसी तरह जैसे एक व्याख्याता कक्षा में बातचीत का दृष्टिकोण अपनाता है। यह वार्तालाप शैली दूरस्थ शिक्षार्थियों के लिए स्वशिक्षण सामग्री विकसित करने में महत्वपूर्ण है, जिसे अक्सर शिक्षक को पाठ में शामिल करने के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इसे एक प्रकार की निर्देशित शैक्षिक बातचीत के रूप में देखा और दूरस्थ शिक्षा डीई के लिए 7 सिद्धांतों में विश्वास किया: शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना, अच्छी तरह से विकसित स्वनिर्देशात्मक सामग्री बनाना, प्रक्रिया में बौद्धिक आनंद प्राप्त करना, भाषा का उपयोग करना और ऐसे सम्मेलन जो मैत्रीपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देते हैं, बातचीत के लहजे में संदेश देते हैं, हमेशा बातचीत का तरीका अपनाते हैं और संगठित अध्ययन के लिए योजना और मार्गदर्शन के महत्व को पहचानते हैं। पीटर के विश्लेषण की तुलना में होल्मबर्ग का दृष्टिकोण अधिक मानवतावादी है। सहयोगी शिक्षण। आज के ऑनलाइन शिक्षण के युग में डी का एक उपसमूह, हमारे पास जॉनसन एंड जॉनसन 1990 और मैककोनेल 2000 द्वारा समर्थित सहकारी शिक्षण है। इस दृष्टिकोण में सीखने को एक व्यक्तिगत प्रयास के रूप में नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाता है, जहां शिक्षार्थी एक आनंददायक और प्रेरक प्रक्रिया के माध्यम से सामग्री को समझने में एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसके साथ ही वे ऐसे ज्ञान का निर्माण करते हैं जो व्यक्तिगत रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक समूह के भीतर संभव है। सीखने का यह रूप विशेष रूप से कंप्यूटर समर्थित शिक्षण वातावरण, वेब आधारित शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षण ई-लर्निंग में संभव है। इसलिए डी अब ज्ञान का एकतरफा प्रसारण नहीं है, जैसा कि पत्राचार शिक्षा में देखा जाता है, जिसका अर्थ छात्र की निष्क्रियता है। सहकारी शिक्षण इस बात का उदाहरण है कि कैसे डी एक गतिशील इंटरैक्टिव प्रक्रिया में विकसित हुआ है, जो शिक्षार्थी और उनके सीखने पर अधिक जोर देता है। चिंतन और क्रिया 24.3। शिक्षा की संचालन प्रक्रिया के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। आपके अनुसार भारत के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है और क्यों? शीर्षक: भारत में शैक्षिक लेनदेन प्रक्रियाओं की खोज, एक चिंतनशील विश्लेषण। परिचय: इग्नू के एक छात्र के रूप में मुझे शैक्षिक प्रक्रिया के विभिन्न रूपों पर विचार करने और उनका विश्लेषण करने का काम सौंपा गया है। शिक्षा एक गतिशील और बहुआयामी क्षेत्र है
और जिन तरीकों से ज्ञान प्रदान किया जाता है वे सीखने के अनुभव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस चिंतन में मैं शिक्षा के संचालन के विभिन्न रूपों पर गहराई से विचार करूंगा और भारत के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करूंगा। लेनदेन शिक्षा के रूप। पारंपरिक कक्षा शिक्षण। पारंपरिक कक्षा शिक्षण में शिक्षकों और छात्रों के बीच आमने सामने बातचीत शामिल होती है। यह पद्धति सदियों से शिक्षा की आधारशिला रही है। हालांकि इसकी अपनी सीमाएं हैं, जिनमें भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता भी शामिल है, जो भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में एक चुनौती हो सकती है। ऑनलाइन सीखने। डिजिटल युग में ऑनलाइन शिक्षण को प्रमुखता मिली है। यह विधि शैक्षिक सामग्री वितरित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है, जिससे छात्रों को कहीं से भी सामग्री तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। यह जो लचीलापन प्रदान करता है वह विशेष रूप से लाभप्रद है, जो अधिक समावेशी और सुलभ शिक्षा प्रणाली को सक्षम बनाता है। डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से होने वाला औपचारिक शैक्षणिक कार्यक्रम। मिश्रित शिक्षा पारंपरिक कक्षा शिक्षण को ऑनलाइन घटकों के साथ जोड़ती है। यह दृष्टिकोण आमने सामने की बातचीत और प्रौद्योगिकी के फायदों के बीच संतुलन प्रदान करते हुए दोनों तरीकों की ताकत का लाभ उठाना चाहता है। यह विविध शिक्षण शैलियों को पूरा करता है और विभिन्न प्रकार के छात्रों को समायोजित करता है। प्रायोगिक ज्ञान। अनुभवात्मक शिक्षा व्यावहारिक अनुभवों और सैद्धांतिक अवधारणाओं के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर केंद्रित है। यह सक्रिय भागीदारी और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करता है, विषय वस्तु की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। यह विधि व्यावहारिक कौशल और आलोचनात्मक सोच विकसित करने में विशेष रूप से प्रभावी है। आत्मनिर्देशन में सीखना। स्वनिर्देशित शिक्षा छात्रों पर अपनी शिक्षा की जिम्मेदारी लेने का दायित्व डालती है। यह किसी की सीखने की यात्रा में स्वायत्तता, प्रेरणा और स्वामित्व की भावना को प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण आजीवन सीखने के सिद्धांतों के अनुरूप है। साथ साथ सीखना। सहकर्मी शिक्षण में छात्रों को एक दूसरे से पढ़ाना और सीखना शामिल होता है। सहयोगात्मक गतिविधियां, समूह परियोजनाएं और चर्चाएं अभिन्न घटक है। यह विधि छात्रों के बीच टीम वर्क, संचार कौशल और समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है। दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा इग्नू की एक पहचान भौगोलिक बाधाओं से परे है। यह छात्रों को किसी पारंपरिक संस्थान में शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह भारत जैसे देश में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां दूरदराज के इलाकों में शिक्षा तक पहुंच एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दृष्टिकोण पर चिंतन। अपनी विविध आबादी, सामाजिक आर्थिक असमानताओं और विशाल भौगोलिक विस्तार के साथ भारत को एक ऐसे शैक्षिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो समावेशी, लचीला और तकनीकी रूप से कुशल हो। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए एक मिश्रित शिक्षण मॉडल भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए सबसे उपयुक्त प्रतीत होता है। समावेशिता। भारत असंख्य संस्कृतियों, भाषाओं और पृष्ठभूमियों का देश है। एक मिश्रित शिक्षण मॉडल सीखने में लचीलापन प्रदान करके इस विविधता को समायोजित करता है। अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र अधिक समावेशी शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शैक्षिक सामग्री तक पहुंच सकते हैं। लचीलापन। मिश्रित शिक्षा द्वारा प्रदान किया गया लचीलापन देश के विशाल आकार के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करता है। छात्र ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच सकते हैं, आभासी कक्षाओं में भाग ले सकते हैं
और आवश्यकतानुसार आमने सामने बातचीत में संलग्न हो सकते हैं। यह लचीलापन विभिन्न सीखने की गति और शैलियों को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तकनीकी एकीकरण। ऐसे युग में जहां प्रौद्योगिकी सर्वव्यापी है, शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इसका लाभ उठाना अनिवार्य है। एक मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोण प्रौद्योगिकी को निर्बाध रूप से एकीकृत करता है, छात्रों को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जिनके पास निरंतर इंटरनेट पहुंच नहीं है, वे अभी भी पारंपरिक तरीकों से लाभ उठा सकते हैं। वैयक्तिकरण। मिश्रित शिक्षण व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव की अनुमति देता है। छात्र पारंपरिक कक्षा सेटिंग्स के मार्गदर्शन से लाभ उठाते हुए ऑनलाइन सामग्रियों को दोबारा देखकर अपनी गति से प्रगति कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण विविध शिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है और विषय वस्तु की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। बुनियादी ढांचे की चुनौतियों का समाधान। हालांकि प्रौद्योगिकी का प्रसार हुआ है, लेकिन भारत के कई हिस्सों में बुनियादी ढांचे में चुनौतियां बनी हुई है। एक मिश्रित शिक्षण मॉडल इन चुनौतियों को स्वीकार करता है और विकल्प प्रदान करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि असंगत इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों के कारण शिक्षा से समझौता नहीं किया जाता है। भविष्य के लिए तैयारी। प्रौद्योगिकी में प्रगति और काम की प्रकृति में बदलाव के साथ दुनिया तेजी से विकसित हो रही है। एक मिश्रित शिक्षण मॉडल छात्रों को आमने सामने बातचीत के आवश्यक पहलुओं को बरकरार रखते हुए डिजिटल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करता है, जो समग्र विकास में योगदान देता है। निष्कर्ष। निष्कर्ष में शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन के विभिन्न रूपों पर विचार करते हुए और भारत में अद्वितीय चुनौतियों और अवसरों पर विचार करते हुए एक मिश्रित शिक्षण दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त बनकर उभरता है। यह पारंपरिक तरीकों की ताकत को प्रौद्योगिकी के लाभों के साथ जोड़ता है, समावेशिता, लचीलापन और व्यक्तिगत सीखने के अनुभव प्रदान करता है। दूरस्थ शिक्षा में अग्रणी संस्थान इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं सभी के लिए पहुंच सुनिश्चित करते हुए समकालीन शैक्षिक प्रतिमानों को अपनाने के महत्व की सराहना करता हूं। मिश्रित शिक्षा समावेशिता, लचीलेपन और तकनीकी एकीकरण के सिद्धांतों के साथ संरेखित होती है, जो इसे भारतीय शिक्षा के विविध परिदृश्य के लिए एक व्यावहारिक विकल्प बनाती है। 24.4 ओडीई विकास की कहानी। ओडीई का विकास तकनीकी प्रगति से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो 3 प्रमुख चरणों में विकसित होता है: पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा और आभासी शिक्षा। बॉक्स 24.1 उल्लेखनीय उद्धरण। एक पथप्रदर्शक, प्रेरित पॉल, जो अपने पत्रों के लिए जाने जाते हैं, ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को अपनाते हुए एशिया माइनर में ईसाई समुदायों को पढ़ाने के लिए लेखन और परिवहन तकनीक का उपयोग किया। ओटो पीटर्स द्वारा एक प्रारंभिक प्रौद्योगिकी संचालित पूर्व औद्योगिक दृष्टिकोण। पत्राचार शिक्षा चरण 19वीं सदी के मध्य वर्तमान। पत्राचार अध्ययन सबसे पुराना ओडीएल फॉर्म 1840 के दशक में शुरू हुआ, जब सर आइजैक पिटमैन ने पेनी पोस्ट के माध्यम से निर्देश देने का बीड़ा उठाया। ओडीएल निजी क्षेत्र में उभरा, जो छात्रों को घर आधारित शैक्षिक सेवाएं प्रदान करता है। 19वीं सदी के अंत तक दुनिया भर में निजी पत्राचार कॉलेज स्थापित हो गए, जिनमें स्केरीज कॉलेज, एडिनबर्ग 1878 शामिल थे, फॉल्क्स लिंच कॉरेस्पोंडेंस ट्यूशन सर्विस, लंदन 1884, यूनिवर्सिटी कॉरेस्पोंडेंस कॉलेज कैम्ब्रिज 1887, 1965 में नेशनल एक्सटेंशन कॉलेज द्वारा अधिग्रहित, और डिप्लोमा कॉरेस्पोंडेंस कॉलेज 1894, अब वोल्सी हॉल, इंग्लैंड में, डिंसडेल 1953।
अन्य उल्लेखनीय पत्राचार कॉलेज थे हरमोड स्कूल, स्वीडन 1868, अपस्कोलन में हरमोडसन के आई, गैडेन 1973, इलिनॉइस वेस्लियन कॉलेज 1874, कॉरेस्पोंडेंस यूनिवर्सिटी इथाका NY 1883 और संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय 1890 का विश्वविद्यालय विस्तार विभाग मैथिसन 1971। 20वीं सदी के दौरान दूरस्थ शिक्षा डी का उल्लेखनीय विस्तार हुआ, खासकर सदी के पूर्वार्ध में। यह वृद्धि 19वीं शताब्दी से अलग थी, जो मुख्य रूप से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों तक पहुंचने के साधन के रूप में डी में राष्ट्रीय अधिकारियों की बढ़ती रुचि से चिह्नित थी। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस और फ्रांस जैसे देशों में डी में महत्वपूर्ण विकास देखा गया। यह शैक्षिक दृष्टिकोण विशाल क्षेत्रों और विरल आबादी वाले देशों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त था। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस को छोड़कर यूरोपीय सरकारों ने शुरू में कम दिलचस्पी दिखाई, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुए व्यवधानों के कारण इसे अपनाया। 1930 के दशक में डी ने खुद को विभिन्न देशों में मजबूती से स्थापित किया, जैसा कि 1939 में अंतर्राष्ट्रीय पत्राचार शिक्षा परिषद की स्थापना से पता चलता है। इस परिषद का पहला विश्व सम्मेलन अगस्त 1938 में विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया में 88 प्रतिनिधियों के साथ हुआ था, मुख्यतः कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का भी प्रतिनिधित्व किया गया। समतावाद की अवधारणा जल्द ही सामान्य उम्र में नियमित कॉलेज में भाग लेने में असमर्थ लोगों से आगे बढ़ गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न केवल विकसित देशों में बल्कि नव स्वतंत्र विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया 1960 से 70 के दशक और दक्षिण अमेरिका 1970 से 80 के दशक में भी चिंताएं पैदा हुई। चुनौती सिर्फ बढ़ती आबादी ही नहीं बल्कि बढ़ती भागीदारी दर भी थी। उपनिवेशीकरण के बाद औपचारिक शिक्षा की पर्याप्त मांग को पूरा करने के लिए पत्राचार शिक्षा एक व्यावहारिक विकल्प के रूप में उभरी। मांग में इस उछाल ने प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता पैदा की और डी शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण, मंजुलिका और रेड्डी 2002 तक पहुंच की आवश्यकता को पूरा करने का एक तरीका बन गया। चिंतन और क्रिया 24.4 ओडीएल का सबसे प्राचीन रूप क्या था और भारत में इसकी शुरुआत कहाँ और कब हुई? शीर्षक: भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का विकास, गुरुकुल प्रणाली से इग्नू तक। परिचय: मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ओडीएल का भारत में एक समृद्ध इतिहास है, जिसकी जड़ें प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से जुड़ी है। इस चिंतनशील अन्वेषण का उद्देश्य भारत में ओडीएल के सबसे आदिम स्वरूप की खोज करना, गुरुकुल प्रणाली पर जोर देना और उसके बाद दूरस्थ शिक्षा के विकास की जांच करना है, जिससे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना हुई। यह यात्रा सदियों तक फैली हुई है, जिसमें अनौपचारिक लेकिन प्रभावी गुरुकुल प्रणाली, औपनिवेशिक युग के पत्राचार पाठ्यक्रम और इग्नू द्वारा समर्थित समकालीन प्रगति शामिल है। गुरुकुल प्रणाली ओडीएल का एक आदिम रूप। गुरुकुल प्रणाली भारत में आदिम खुली और दूरस्थ शिक्षा का प्रतीक है। प्राचीन काल से चली आ रही इस प्रणाली की विशेषता अनौपचारिकता, व्यक्तिगत शिक्षा और शिक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण का एक अनूठा मिश्रण थी। गुरुकुल में छात्र अपने गुरु के साथ शहरी जीवन की हलचलों से दूर एकांत वातावरण में रहते थे। पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था, जिससे शिक्षक छात्र के घनिष्ठ संबंध और लचीले सीखने के कार्यक्रम को बढ़ावा मिला। अनौपचारिक संरचना।
गुरुकुल प्रणाली की एक विशिष्ट विशेषता इसकी औपचारिक संरचना का अभाव था। शिक्षा कक्षाओं तक ही सीमित नहीं थी, जिससे अधिक जैविक और गहन सीखने का अनुभव प्राप्त हुआ। इस अनौपचारिक व्यवस्था ने विषयों की गहन समझ में योगदान दिया और सीखने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। वैयक्तिकृत शिक्षण। गुरुकुल प्रणाली में पाठ्यक्रम को व्यक्तिगत छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों के अनुसार अनुकूलित किया गया था। इस वैयक्तिकृत दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक छात्र को उनकी ताकत और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए एक अनुरूप शिक्षा प्राप्त हो। इस तरह के अनुकूलन ने विभिन्न विषयों की गहरी और अधिक सार्थक समझ में योगदान दिया। आवासीय शिक्षा। गुरुकुल प्रणाली की आवासीय प्रकृति का मतलब था कि छात्र प्रकृति के करीब रहते थे। इस वातावरण ने शहरी जीवन की विकर्षणों से मुक्त, केंद्रित और गहन शिक्षा को प्रोत्साहित किया। शिक्षक के साथ रहने पर जोर देने से छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है। उक्ति परंपरा। गुरुकुल प्रणाली में ज्ञान का प्रसारण मुख्यतः मौखिक होता था। छात्रों ने चर्चाओं, कहानी कहने और गुरु के साथ सीधे संवाद के माध्यम से सीखा। यह मौखिक परंपरा समकालीन शिक्षा प्रणालियों में प्रचलित लिखित पद्धतियों से हटकर थी, जो गुरुकुल प्रणाली की विशिष्टता को उजागर करती थी। भारत में ओडीएल का विकास। गुरुकुल प्रणाली मूलभूत होते हुए भी खुली शिक्षा के केवल प्रारंभिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है। भारत में दूरस्थ शिक्षा की औपचारिकता ने ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान गति पकड़ी और स्वतंत्रता के बाद भी इसका विकास जारी रहा। ब्रिटिश काल। ब्रिटिश औपनिवेशिक युग ने व्यापक दर्शकों को शिक्षा प्रदान करने की दिशा में बदलाव को चिह्नित किया। पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किए गए, जिससे छात्रों को डाक सेवाओं के माध्यम से अध्ययन सामग्री प्राप्त करने की अनुमति मिली। हालांकि यह प्रणाली गुरुकुल प्रणाली की तुलना में अधिक संरचित थी, लेकिन इसने छात्रों को दूर से अध्ययन करने में सक्षम बनाकर दूरस्थ शिक्षा के कुछ तत्वों को बरकरार रखा। स्वतंत्रता के बाद का युग। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। जवाब में सरकार और शैक्षणिक संस्थानों ने शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने के लिए कदम उठाए। 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम और सतत शिक्षा स्कूल की स्थापना ने दूरस्थ शिक्षा को औपचारिक बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इग्नू का जन्म ओडीएल में एक क्रांतिकारी कदम। भारत में शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाने के प्रयासों की परिणति 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना के रूप में हुई। इग्नू ओडीएल के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में उभरा, जिसका लक्ष्य भौगोलिक और विविध आबादी को पार करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। सामाजिक-आर्थिक बाधाएं। मल्टीमीडिया दृष्टिकोण। ओडीएल में इग्नू के प्रमुख योगदानों में से एक शिक्षा के लिए मल्टीमीडिया दृष्टिकोण को अपनाना था। इस दृष्टिकोण में विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए प्रिंट सामग्री, ऑडियो, वीडियो और ऑनलाइन संसाधनों को शामिल किया गया। विविध शिक्षण सामग्री ने एक व्यापक और आकर्षक शैक्षिक अनुभव सुनिश्चित किया। लचीलापन। शिक्षा में लचीलेपन के प्रति इग्नू की प्रतिबद्धता गेम चेंजर रही है। विश्वविद्यालय की लचीली प्रवेश नीतियों और विविध पाठ्यक्रम पेशकशों ने शिक्षा को शिक्षार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सुलभ बना दिया है। कामकाजी पेशेवरों, गृहिणियों और ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा के पारंपरिक रूपों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे, उन्हें इग्नू में एक मंच मिला। नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियां। इग्नू ने सीखने के अनुभव को बढ़ाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाया। उपग्रहाधारित संचार,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल संसाधनों के उपयोग ने इग्नू में ओडीएल में क्रांति ला दी। इन नवाचारों ने न केवल सीखने की सुविधा प्रदान की बल्कि छात्रों और संकाय के बीच सहयोग और बातचीत के नए रास्ते भी खोले। निष्कर्षतः भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा का विकास एक आकर्षक यात्रा है जो सदियों तक फैली हुई है। आदिम गुरुकुल प्रणाली से लेकर ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान दूरस्थ शिक्षा की औपचारिकता तक, शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की प्रतिबद्धता द्वारा प्रक्षेपवक्र को चिन्हित किया गया है। ओडीएल में अग्रणी के रूप में इग्नू इस प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो बाधाओं को तोड़ने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए नवीन दृष्टिकोण और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है। गुरुकुल प्रणाली से इग्नू में परिवर्तन न केवल भारत में शिक्षा के विकास को दर्शाता है, बल्कि समाज की बदलती जरूरतों के लिए शैक्षिक प्रणालियों की अनुकूलन क्षमता को भी दर्शाता है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा 1969 वर्तमान। लोग कैसे सीखते हैं, इसका अध्ययन करने के 100 साल बाद दूर से छात्रों को पढ़ाने और समर्थन देने का एक नया तरीका सामने आया। लोग रेडियो और टीवी जैसे अधिक मीडिया का उपयोग करना चाहते थे और प्रवेश आवश्यकताओं को हटाकर और इसे किफ़ायती बनाकर उच्च शिक्षा को अधिक लोगों के लिए उपलब्ध कराना चाहते थे। इससे 1969 में यूके में पहली ओपन यूनिवर्सिटी ओयू की स्थापना हुई। ओयू दूरस्थ शिक्षा डी के लिए नई चीजें लेकर आया, जैसे पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए टीमों का उपयोग करना, मदद के लिए ट्यूटर्स रखना और क्षेत्रीय एवं अध्ययन केंद्र स्थापित करना। उन्होंने अपने पाठ्यक्रमों में ऑडियो और वीडियो सामग्री भी शामिल की। मुक्त विश्वविद्यालय ओयू विभिन्न मीडिया का उपयोग करते हैं, जैसे मेल, फैक्स, रेडियो, टीवी, उपग्रह प्रसारण, वीडियो, ऑडियो टेप, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर और अब इंटरनेट। 1980 के दशक से अधिक इंटरैक्टिव तकनीकों का उपयोग किया जाने लगा। यूके में ओयू की स्थापना मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ओडीएल के इतिहास में एक बड़ा क्षण था। इसने उच्च शिक्षा में डी को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। उसके बाद अन्य डी संस्थानों ने ओयू के उदाहरण का अनुसरण किया और दूरस्थ शिक्षार्थियों को संचार और प्रतिक्रिया के लिए अधिक मौके देना शुरू कर दिया, जो पुराने जमाने की पत्राचार शिक्षा में गायब था। यह केवल ओयूज़ की पाठ्यक्रम सामग्री नहीं थी, यह समर्थन सेवाएं और फीडबैक भी था जिसने ओडीएल को बड़ा किया। यूके में ओयू शुरू होने के बाद के 2 दशकों में दुनिया भर में कई अन्य ओयू बनाए गए। आज 50 से अधिक मुक्त विश्वविद्यालय हैं और उनमें से अधिकांश एशिया में हैं। इसलिए 1969 के बाद से ओडीएल ने बहुत प्रगति की है और दुनिया भर में अधिक विश्वसनीय बन गया है। नीचे दी गई तालिका 1 इस दौरान दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थापित मुक्त विश्वविद्यालयों की सूची दिखाती है। तालिका 1 दुनिया भर में खुले विश्वविद्यालय। एशिया में कई खुले विश्वविद्यालय सुलभ शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, फिलिस्तीन में अल-कुद्स ओपन यूनिवर्सिटी, तुर्की में अनादोलू यूनिवर्सिटी, कुवैत में अरब ओपन यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश में बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, कृष्णा शामिल है। कांत हांडिक ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु ओपन यूनिवर्सिटी, यूपी राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय
और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय। इसके अतिरिक्त वियतनाम में हनोई ओपन यूनिवर्सिटी, कोरिया नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और दक्षिण कोरिया में क्योंग ओपन यूनिवर्सिटी, मलेशिया में ओपन यूनिवर्सिटी मलेशिया, ईरान में पायमे नूर यूनिवर्सिटी, शंघाई टीवी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल रेडियो और टीवी यूनिवर्सिटी, यून्नान रेडियो और टीवी यूनिवर्सिटी है। तियानजिन रेडियो और टेलीविजन विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय हांगकांग और चीन में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। थाईलैंड में सुखोथाई थम्माथिरत ओपन यूनिवर्सिटी, इजराइल में इजराइल ओपन यूनिवर्सिटी, श्रीलंका में श्रीलंका ओपन यूनिवर्सिटी और फिलीपींस में फिलीपींस यूनिवर्सिटी ओपन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा इंडोनेशिया में यूनिवर्सिटास टेरबुका, जापान में यूनिवर्सिटी ऑफ एयर और म्यांमार में यूनिवर्सिटी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन भी शामिल है। अफ्रीका में खुले विश्वविद्यालय शिक्षा को सुलभ बना रहे हैं, जिनमें नाइजीरिया में नाइजीरिया मुक्त विश्वविद्यालय, तंजानिया में तंजानिया मुक्त विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय और जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे मुक्त विश्वविद्यालय शामिल है। यूरोप में विभिन्न मुक्त विश्वविद्यालय सुलभ शिक्षा में योगदान करते हैं, जैसे इटली में कंसोर्जियो प्रति लयूनिवर्सिटा ए डिस्टेंजा, जर्मनी में फन यूनिवर्सिटी, डेनमार्क में जटलैंड ओपन यूनिवर्सिटी, नीदरलैंड में ओपन यूनिवर्सिटी, फ्रांस में सेंटर नेशनल डीएनसेग्नमेंट ए डिस्टेंस, ग्रीस में हेलेनिक ओपन यूनिवर्सिटी, यूके में ओपन यूनिवर्सिटी और स्पेन में यूनिवर्सिडेड नेशनल डी एडुकासियोन ए डिस्टेंसिया। इसमें पुर्तगाल का यूनिवर्सिडेड एबर्टा भी शामिल है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा में अथाबास्का विश्वविद्यालय, ओपन लर्निंग एजेंसी ओयू और ओसी, ब्रिटिश कोलंबिया की ओपन यूनिवर्सिटी और कनाडा में टेल यूनिवर्सिटी जैसे खुले विश्वविद्यालय प्रमुख है। दक्षिण अमेरिका में सुलभ शिक्षा में योगदान देने वाले खुले विश्वविद्यालयों में कोलंबिया में सबाना ओपन यूनिवर्सिटी के रूप में यूनिवर्सिडेड डे ला सबाना, कोस्टा रिका में यूनिवर्सिडेड एस्टाटिल ए डिस्टेंशिया और वेनेजुएला में यूनिवर्सिडेड नेशन एबिएटा शामिल है। चिंतन और क्रिया 24.5। आपके अनुसार भारत में मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के विकास को किसने प्रेरित किया है? शीर्षक: भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का विकास, एक चिंतनशील विश्लेषण। परिचय: भारत में खुली और दूरस्थ शिक्षा के विकास को विभिन्न कारकों द्वारा प्रेरित किया गया है, जो शैक्षिक परिदृश्य की बदलती गतिशीलता को दर्शाते हैं। खुली और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) की अवधारणा पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुई है, जो एक विशाल और विषम आबादी की विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को संबोधित करने की आवश्यकता से प्रेरित है। यह चिंतनशील विश्लेषण उन कारकों पर प्रकाश डालता है जिन्होंने भारत में शिक्षा की खुली और दूरस्थ प्रणाली की स्थापना और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अभिगम्यता और समावेशिता: भारत में खुली और दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत के पीछे प्राथमिक प्रेरणाओं में से एक शिक्षा क्षेत्र में बढ़ती पहुंच और समावेशिता की तत्काल आवश्यकता है। अपने विशाल भौगोलिक विस्तार और विविध जनसांख्यिकी के साथ भारत को यह सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि शिक्षा देश के हर कोने तक पहुंचे। पारंपरिक इंटगारे वाली शिक्षा प्रणाली दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करती रही। खुली और दूरस्थ शिक्षा इस अंतर को पाटने के लिए एक व्यवहार्य समाधान के रूप में उभरी, जिससे विभिन्न पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को भौतिक बाधाओं से बंधे बिना शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति मिली। लचीलापन और आजीवन सीखना: पारंपरिक शिक्षा की कठोर संरचना अक्सर उन व्यक्तियों के लिए चुनौतियां पेश करती है जो पेशेवर या व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के कारण पूर्णकालिक ऑन कैंपस कार्यक्रमों के लिए प्रतिबद्ध होने में असमर्थ थे। खुली और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली ने
समय और स्थान के संदर्भ में लचीलेपन के साथ शिक्षार्थियों को अपनी गति से ज्ञान प्राप्त करने का एक वैकल्पिक अवसर प्रदान किया। यह लचीलापन आजीवन सीखने को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण बन गया, जिससे व्यक्तियों को अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं को बाधित किए बिना जीवन भर अपने कौशल और ज्ञान को उन्नत करने में सक्षम बनाया गया। प्रौद्योगिकी प्रगति। प्रौद्योगिकी का आगमन शिक्षा के क्षेत्र में एक गेम चेंजर रहा है और इसने भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। डिजिटल टूल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के एकीकरण ने शैक्षणिक संस्थानों को भौतिक सीमाओं को पार करने और व्यापक दर्शकों तक पहुंचने की अनुमति दी है। मल्टीमीडिया संसाधनों, वीडियो व्याख्यान और इंटरैक्टिव ऑनलाइन मंचों के उपयोग ने दूरस्थ शिक्षा के छात्रों के लिए सीखने के अनुभव को बढ़ाया है। डिजिटल क्रांति ने न केवल शिक्षा को अधिक सुलभ बना दिया है, बल्कि शिक्षार्थियों और शिक्षकों के बीच शिक्षण सामग्री और संचार की गुणवत्ता में भी सुधार किया है। शिक्षार्थियों की विविधता। भारत अपनी भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विविधता वाला देश है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, जिसे एक आकारसभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण के साथ डिजाइन किया गया था, इस विविध आबादी की अद्वितीय आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए संघर्ष करती रही। खुली और दूरस्थ शिक्षा शिक्षार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करने की क्षमता के साथ एक अधिक समावेशी मॉडल के रूप में उभरी है। इसने सीखने के अनुभवों को अनुकूलित करने की अनुमति दी, जिससे शिक्षा अधिक प्रासंगिक और व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल बन गई। इस विविधतानुकूल दृष्टिकोण ने भारत में शिक्षा के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोजगार, योग्यता और कौशल विकास। जैसे जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, ऐसे कौशल प्राप्त करने पर जोर बढ़ गया जो सीधे कार्यबल पर लागू होते हैं। खुली और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली ने व्यावहारिक कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों की पेशकश करके इस मांग का जवाब दिया। कौशलाधारित शिक्षा की ओर यह बदलाव इस एहसास से प्रेरित था कि अकेले पारंपरिक डिग्री नौकरी बाजार की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा एक ऐसा माध्यम बन गई जिसके माध्यम से व्यक्ति उद्योग प्रासंगिक कौशल प्राप्त कर सकते हैं, अपनी रोजगार क्षमता बढ़ा सकते हैं और देश के कार्यबल विकास में योगदान दे सकते हैं। लागत प्रभावशीलता। भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के विकास में आर्थिक पहलू एक सम्मोहक कारक रहा है। पारंपरिक उच्च शिक्षा में अक्सर ट्यूशन फीस, आवास और अन्य रहने के खर्चों सहित पर्याप्त लागत आती है। कई व्यक्तियों के लिए, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के लिए, पारंपरिक तरीकों से उच्च शिक्षा प्राप्त करना आर्थिक रूप से असंभव था। अपनी लागत प्रभावी संरचना के साथ खुली और दूरस्थ शिक्षा ने एक किफायती विकल्प प्रदान किया। भौतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को समाप्त करके और छात्रों को अपने स्वयं के स्थानों से अध्ययन करने की अनुमति देकर, इस मॉडल ने शिक्षार्थियों पर वित्तीय बोझ को काफी कम कर दिया है। सरकारी पहल और नीति समर्थन। शिक्षा में पहुंच और गुणवत्ता की चुनौतियों से निपटने में खुली और दूरस्थ शिक्षा की क्षमता की पहचान ने भारत सरकार को सीखने की इस विधा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल और नीतियां पेश करने के लिए प्रेरित किया। 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना भारत में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। दुनिया का सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय होने के नाते इग्नू ने देश में दूरस्थ शिक्षा के परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वित्त पोषण।
मान्यता और नीति ढांचे के रूप में सरकारी समर्थन ने देश भर में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के विकास और स्थिरता को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। निष्कर्ष। निष्कर्षतः भारत में खुली और दूरस्थ शिक्षा का विकास उन कारकों के संगम से प्रेरित हुआ है जो शिक्षा प्रणाली की उभरती जरूरतों और चुनौतियों का समाधान करते हैं। पहुंच और समावेशिता बढ़ाने से लेकर तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने और कौशलाधारित शिक्षा को बढ़ावा देने तक, खुली और दूरस्थ शिक्षा मॉडल पारंपरिक शिक्षा के लिए एक गतिशील और उत्तरदायी विकल्प साबित हुआ है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं शिक्षा के प्रति इस परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष लाभार्थी हूँ और खुले और दूरस्थ शिक्षा द्वारा प्रदान किए जाने वाले लचीलेपन, समावेशिता और गुणवत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूँ। आगे देखते हुए नीति निर्माताओं, शिक्षकों और हितधारकों के लिए यह आवश्यक है कि वे भारत की विविध शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में इसकी निरंतर प्रासंगिकता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए खुली और दूरस्थ शिक्षा ढांचे के भीतर समर्थन और नवाचार जारी रखें। आभासी शिक्षा 1990 वर्तमान। पर्सनल कंप्यूटर की उपलब्धता के कारण दो नई प्रौद्योगिकियां दूरस्थ शिक्षा डी के लिए उपयोगी हो गई। मल्टीमीडिया, विशेष रूप से CD-ROM और कंप्यूटर नेटवर्क। सूचना प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से इंटरनेट में तेजी से प्रगति, अधिक शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का वादा करती है, रचनात्मक तरीकों का समर्थन करती है और इंटरैक्शन गुणवत्ता, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों को बढ़ाती है। अतुल्यकालिक संचार सूचना तक असीमित पहुंच के साथ साथ समय और स्थान की स्वतंत्रता का लाभ प्रदान करता है। यह कंप्यूटर मध्यस्थ संचार CMC, पत्राचार और मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणालियों की मुख्य कमजोरी को संबोधित करता है। विभिन्न स्रोतों से शिक्षा की बढ़ती मांग ने आभासी शिक्षा को 21वीं सदी के लिए एक लोकप्रिय मॉडल बना दिया है। आजीवन सीखने, वैयक्तिकृत सीखने और समय और स्थान मुक्त बिल्कुल समय पर सीखने की व्यवस्था जैसी अवधारणाएं उभर रही है। ये दृष्टिकोण नौकरी पर सीखने, कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक विकास, कर्मचारियों के प्रशिक्षण, शिक्षण, दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षाओं का विस्तार, वयस्क शिक्षा, पाठ्यक्रम संवर्धन और पूर्णकालिक शिक्षार्थियों के लिए एक सुविधाजनक विकल्प के अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षा और उद्योग के साथ साथ विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बीच नई साझेदारियां बनी हैं। कई नए उच्च शिक्षा प्रदाताओं ने बाजार में प्रवेश किया है, जिनमें निजी उद्यम, उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में फीनिक्स विश्वविद्यालय और जोन्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, भारत में NIIT, एप्टेक, जी एजुकेशन, कॉरपोरेट प्रशिक्षण नेटवर्क, विशेष सेवा संगठन और पाठ्यपुस्तक प्रकाशक, उदाहरण के लिए शामिल है। IBM ग्लोबल कैंपस और मैकग्रा हिल लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर। व्यावसायिक निगम जैसे कि 9 विश्वविद्यालय नेक्स्ट एड में शामिल हो रहे हैं, जो हांगकांग की एक ऑनलाइन कंपनी है जो DE के लिए प्रौद्योगिकी का उत्पादन करती है, ने ग्लोबल यूनिवर्सिटी एलायंस, मंजुलिका और रेड्डी 2006 का भी गठन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका शिक्षा में ICT का उपयोग करने और आभासी शिक्षा का प्रदर्शन करने में वैश्विक नेता है। 1998 में लगभग 1,70,000 अमेरिकी छात्रों ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम लिया और 2002 के अंत तक यह संख्या 3 गुना होने की उम्मीद थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में शिक्षा और उद्योग और आभासी शिक्षा प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के संघ के बीच कई नए गठबंधन भी हैं, जैसे 51 का NTU कंसोर्टियम विश्वविद्यालय, AT लर्निंग नेटवर्क और WGU। ICT बूम यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तक फैल गया है। यूरोपीय संघ आभासी शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है
जिसमें ब्रिटेन यूरोप में अग्रणी है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने वैश्विक छात्रों को आकर्षित करने के लिए कई विश्वविद्यालयों द्वारा आभासी परिसरों की स्थापना देखी है। लैटिन अमेरिका में मेक्सिको में एक निजी संस्थान आइटिज्म के लैटिन और उत्तरी अमेरिका में 29 परिसर हैं जो उपग्रह और डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एशिया और अफ्रीका में, हालांकि उत्तरी अमेरिका और यूरोप की तुलना में जनसंख्या का एक छोटा हिस्सा इंटरनेट क्रांति में शामिल है, लेकिन विकास दर तेज है। हांगकांग में OUH के, दक्षिण कोरिया में KNOU और भारत में IGNOU जैसे मुक्त विश्वविद्यालयों ने पहल की है। अफ्रीका में विश्व बैंक ने 1997 में अफ्रीकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो उपसहारा अफ्रीकी देशों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करती है। रेड्डी और मंजुलिका 2002। चिंतन और क्रिया 24.6। आभासी शिक्षा के विकास का प्रमुख कारण क्या माना जा सकता है? मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में आभासी शिक्षा का भविष्य क्या है? शीर्षक: मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में आभासी शिक्षा का विकास और भविष्य। परिचय: आभासी शिक्षा के आगमन के साथ, विशेष रूप से खुली और दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा के परिदृश्य में गहरा परिवर्तन देखा गया है। IGNOU के एक छात्र के रूप में मैंने हमारी शैक्षणिक यात्रा पर आभासी शिक्षा के प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया है। इस चिंतन में मेरा लक्ष्य आभासी शिक्षा के विकास के प्रमुख कारणों का पता लगाना और खुली और दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्यों के संदर्भ में इसके भविष्य पर चर्चा करना है। आभासी शिक्षा के विकास के कारण। प्रौद्योगिकी प्रगति। प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास, विशेष रूप से इंटरनेट, आभासी शिक्षा के विकास के लिए उत्प्रेरक रहा है। हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल उपकरणों के प्रसार ने शिक्षार्थियों के लिए दुनिया में कहीं से भी शैक्षिक गतिविधियों में शामिल होना संभव बना दिया है। लचीलापन और सुविधा। आभासी शिक्षा अद्वितीय लचीलापन और सुविधा प्रदान करती है। IGNOU के एक छात्र के रूप में मैंने पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंचने, चर्चाओं में भाग लेने और अपनी गति से और अपने कार्यक्रम के अनुसार असाइनमेंट जमा करने की क्षमता की सराहना की है। यह लचीलापन वयस्क शिक्षार्थियों और काम या पारिवारिक प्रतिबद्धताओं वाले लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। विश्वव्यापी पहुंच। आभासी शिक्षा भौगोलिक बाधाओं को तोड़ती है, जिससे शिक्षार्थियों को दुनिया भर के संस्थानों से पाठ्यक्रमों और संसाधनों तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। यह वैश्विक पहुंच सीखने के माहौल में दृष्टिकोण की विविधता को बढ़ाती है, एक समृद्ध और गतिशील शैक्षिक अनुभव को बढ़ावा देती है। लागत प्रभावशीलता। पारंपरिक शिक्षा में अक्सर यात्रा, आवास और भौतिक संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण लागत शामिल होती है। आभासी शिक्षा इन खर्चों को कम करती है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अधिक किफायती और व्यापक जनसांख्यिकीय के लिए सुलभ हो जाती है। यह लागत प्रभावशीलता खुली और दूरस्थ शिक्षा के समावेशी लोकाचार के अनुरूप है। वैयक्तिकृत शिक्षण। आभासी शिक्षा प्लेटफॉर्म अक्सर अनुकूली शिक्षण तकनीकों को शामिल करते हैं, जो सीखने के अनुभव को व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाते हैं। यह वैयक्तिकृत दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि छात्र उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जहां उन्हें अधिक समर्थन की आवश्यकता है, जिससे सीखने की प्रक्रिया की समग्र प्रभावशीलता बढ़ जाती है। मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में आभासी शिक्षा का भविष्य। उन्नत पहुंच। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में आभासी शिक्षा का भविष्य पहुंच को और बढ़ाने में निहित है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि शैक्षिक सामग्री कई प्रारूपों में उपलब्ध है,
विविध शिक्षण शैलियों को समायोजित करना और डिजिटल साक्षरता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। इंटरैक्टिव शिक्षण वातावरण। आभासी शिक्षा संभवतः अधिक इंटरैक्टिव और आकर्षक शिक्षण वातावरण की ओर विकसित होगी। इसमें व्यापक शैक्षिक अनुभव बनाने, जटिल अवधारणाओं को जीवन में लाने और सीखने को अधिक मनोरंजक बनाने के लिए आभासी वास्तविकता (VR) और संवर्धित वास्तविकता (AR) प्रौद्योगिकियों का एकीकरण शामिल हो सकता है। सहयोगात्मक सीखने के अवसर। आभासी शिक्षा की सहयोगात्मक प्रकृति का भविष्य में और अधिक उपयोग किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म छात्रों के बीच सहयोग बढ़ाने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, जिससे उन्हें परियोजनाओं पर काम करने, चर्चाओं में शामिल होने और विचारों को सहजता से साझा करने की अनुमति मिल सकती है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण साझा ज्ञान के महत्व पर जोर देते हुए खुली शिक्षा के लोकाचार के साथ संरेखित है। निरंतर सीखना और सूक्ष्म साख। खुली और दूरस्थ शिक्षा में आभासी शिक्षा के भविष्य में निरंतर सीखने और सूक्ष्म प्रमाणपत्रों की मान्यता की ओर बदलाव देखा जा सकता है। आजीवन सीखना अभिन्न हो जाएगा, जिसमें व्यक्ति क्रमिक रूप से कौशल और ज्ञान प्राप्त करेंगे, पूरी डिग्री पूरी करने के बजाय विशिष्ट दक्षताओं के लिए प्रमाण पत्र अर्जित करेंगे। तकनीकी प्रगति के लिए अनुकूलन। आभासी शिक्षा को चल रही तकनीकी प्रगति के अनुरूप ढलने की आवश्यकता होगी। इसमें सीखने के अनुभव को लगातार बेहतर बनाने, सामग्री वितरण को वैयक्तिकृत करने और छात्रों को वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स में विकास के साथ बने रहना शामिल है। समानता और समावेशन को संबोधित करना। जैसे जैसे आभासी शिक्षा बढ़ती जा रही है, समानता और समावेशन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक ठोस प्रयास होना चाहिए। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि सामाजिक आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रौद्योगिकी सभी के लिए सुलभ है। इसके अतिरिक्त डिजिटल विभाजन को पाटने और उन शिक्षार्थियों को सहायता प्रदान करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए जिन्हें आभासी शिक्षा में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। निष्कर्ष। निष्कर्ष में खुली और दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में आभासी शिक्षा के विकास को तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक कारकों के संगम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैंने पहुंच बढ़ाने, लचीलेपन को बढ़ावा देने और विविध और समावेशी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने में आभासी शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव किया है। आगे देखते हुए आभासी शिक्षा का भविष्य इंटरैक्टिव शिक्षण वातावरण से लेकर निरंतर कौशल विकास तक रोमांचक संभावनाएं रखता है। हालांकि पहुंच, समानता और प्रौद्योगिकी के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य से संबंधित चुनौतियों के समाधान के बारे में सतर्क रहना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आभासी शिक्षा खुली और दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्यों के साथ संरेखित होती रहे। 24.5 दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न रूप। दूरस्थ शिक्षा का सबसे प्रारंभिक प्रकार पत्राचार शिक्षा मॉडल है। इस मॉडल में एक छात्र अन्य छात्रों या शिक्षकों के साथ सीधे संपर्क के बिना अलगाव में सीखता है। सीखने के प्राथमिक तरीके में मेल द्वारा मुद्रित सामग्री प्राप्त करना शामिल है। इसका एक उदाहरण भारत में पारंपरिक विश्वविद्यालयों से संबद्ध पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान है। अगला रूप मल्टीमीडिया मॉडल है। यहाँ मुद्रित सामग्री के अलावा ऑडियो, वीडियो, टेप, रेडियो, टेलीविजन प्रसारण, टेलीफोन और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इस मॉडल में सीमित आमने-सामने सत्र भी शामिल है। इस दृष्टिकोण को अपनाने वाले संस्थानों के उदाहरणों में यूकेओयू, यूके, इग्नू, भारत और फन यूनिवर्सिटेट, जर्मनी शामिल है। तीसरा रूप टेली लर्निंग मॉडल है।
संस्थानों ने छात्रों को घर पर पाठ्यक्रम प्रदान करके परिसर में जगह की कमी को कम करने के लिए टेलीविजन का उपयोग करना शुरू कर दिया। बुनियादी टेलीलर्निंग मॉडल में 3 तत्व शामिल हैं: पाठ, एक अध्ययन मार्गदर्शिका और वीडियो पाठों की एक श्रृंखला, कभी-कभी परिसर में बैठकों के साथ। इसका एक उदाहरण चीन में सेंट्रल रेडियो और टीवी यूनिवर्सिटी है। चौथा रूप वितरित शिक्षण मॉडल है, जिसने इंटरैक्टिव दूरसंचार के आगमन के साथ गति प्राप्त की। यह मॉडल प्रायोजक संस्था द्वारा पूर्व निर्धारित तकनीकी बुनियादी ढांचे के साथ वास्तविक समय वितरण प्रणाली पर निर्भर करता है। संस्था अध्ययन के समय और गति पर नियंत्रण बनाए रखती है, सहज और संवादात्मक निर्देश पर जोर देती है। यह दृष्टिकोण प्रशिक्षक केंद्रित है, जो पारंपरिक कक्षाओं में आम व्याख्यानाधारित पद्धति से मिलता जुलता है। उदाहरणों में संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में आमने-सामने शिक्षण का वीडियो आधारित विस्तार और कनाडा में प्रोजेक्ट में प्रौद्योगिकी आधारित दूरस्थ शिक्षण शामिल है। दूरस्थ शिक्षा (DE) का सबसे नवीनतम रूप लचीला शिक्षण मॉडल है। इस मॉडल के पीछे मुख्य तकनीकी चालक कंप्यूटर आधारित संचार है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक मेल से लेकर विश्वव्यापी वेब और CD-ROM तक शामिल है। DE में पहले से ही उपयोग में आने वाली ये प्रौद्योगिकियां छात्रों को किसी भी समय और किसी भी स्थान से अध्ययन करने की अनुमति देती है। लचीला शिक्षण मॉडल सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों तरह से अधिक इंटरैक्टिव वातावरण भी प्रदान करता है। यह छात्रों को विषय वस्तु पर अधिक नियंत्रण और उस विषय वस्तु के माध्यम से पथ प्रदान करता है, जिससे एक नए प्रकार का शिक्षण समुदाय बनता है। इस मॉडल की प्रमुख विशेषताओं में अतुल्यकालिक अंतरक्रियाशीलता, संसाधनाधारित शिक्षा, शिक्षार्थी पर ध्यान केंद्रित करना, सहजता और स्वतंत्र शिक्षा में स्वायत्तता शामिल है। ये विशेषताएं पाठ्यक्रम को भी नया आकार दे रही हैं, जिससे अनुकूलित या वैयक्तिकृत शिक्षण की अवधारणा को बढ़ावा मिल रहा है। यह शिक्षार्थियों को उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम को तैयार करने की अनुमति देता है, जिसे संस्थान आसानी से सुविधा प्रदान करता है। परिभाषित विशेषताएं अब भौगोलिक दूरी और शिक्षार्थी की स्वायत्तता नहीं बल्कि शिक्षार्थी नियंत्रण है। सक्रिय शिक्षण वातावरण शिक्षार्थी को संसाधनों, अन्य शिक्षार्थियों और प्रशिक्षक के साथ बातचीत पर जोर देता है। उदाहरणों में दुनिया भर में वर्चुअल ऑनलाइन विश्वविद्यालय शामिल है। नीचे तालिका 2 में दुनिया भर के कुछ प्रमुख आभासी विश्वविद्यालयों की सूची दी गई है। तालिका 2, विश्व के प्रमुख आभासी विश्वविद्यालय। अफ्रीकी आभासी विश्वविद्यालय, गूल वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश एरोस्पेस वर्चुअल यूनिवर्सिटी UK, कैलिफोर्निया वर्चुअल यूनिवर्सिटी, कनाडा वर्चुअल यूनिवर्सिटी। उत्तर से संपर्क करें। CU ऑनलाइन, कोलोराडो विश्वविद्यालय, साइबर ED, मैसाचुसेट्स डार्टमाउथ विश्वविद्यालय, डिजिटल सोच, edu.com, नॉलेज ऑनलाइन, माइंड एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी, कोरिया वर्चुअल यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नेट विश्वविद्यालय, ऑनलाइन विश्वविद्यालय, NKI का ग्लोबल लर्निंग नेटवर्क, नॉर्वे, वर्चुअल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, एथेना यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी एंटरप्राइजेज, नीदरलैंड, हेगन की वर्चुअल यूनिवर्सिटी, जर्मनी, वेस्टर्न गवर्नर्स यूनिवर्सिटी। 24.6 मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में नए दृष्टिकोण। आज हम शिक्षा में एक जटिल परिदृश्य देखते हैं। दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान पारंपरिक भौतिक सेटअप से लेकर पूरी तरह आभासी सेटअप तक भिन्न होते हैं।
आभासी शिक्षा के विकास ने नवीन संगठनात्मक संरचनाओं को जन्म दिया है। यहाँ कुछ उभरते हुए मॉडल हैं। मॉडल 1, नेटवर्क मॉडल। इस श्रेणी के संस्थान पाठ्यक्रम वितरण और शिक्षण के लिए सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों तरह से डिजिटल नेटवर्क का उपयोग करते हैं। शिक्षार्थी सहायता ऑनलाइन भी प्रदान की जाती है। ये संस्थान विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम संसाधनों का लाभ उठाते हैं। उदाहरणों में अफ्रीकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी अफ्रीका, विदेशी परिसरों वाले ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय और दुनिया भर में विभिन्न वर्चुअल विश्वविद्यालय शामिल है। मॉडल 2, उन्नत मुक्त दूरस्थ शिक्षा मॉडल। इस मॉडल को अपनाने वाले संस्थान मौजूदा दूरस्थ पाठ्यक्रमों को बढ़ाने के लिए इंटरनेट आधारित निर्देश और समर्थन का उपयोग करते हैं। उदाहरणों में यूके ओपन यूनिवर्सिटी यूकेओयू, कोरिया नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी केएनओयू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू और कुछ ऑस्ट्रेलियाई दोहरे मोड विश्वविद्यालय शामिल है। ये विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षार्थियों को निर्देश और सहायता के लिए तीसरी पीढ़ी की दूरस्थ शिक्षा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हैं। मॉडल 3, कंसोर्टियम प्रमाणन मॉडल। इस मॉडल में विभिन्न संस्थानों से दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को शामिल करना शामिल है। जबकि कंसोर्टियम स्वयं निर्देश प्रदान नहीं करता है, यह क्रेडेंशियल प्रदान करने और पंजीकरण, मूल्यांकन और सीखने के रिकॉर्ड जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत है। इस मॉडल का अनुसरण करने वाले संस्थानों के उदाहरणों में रीजेंट्स कॉलेज यूएस, वेस्टर्न गवर्नर्स यूनिवर्सिटी यूएसए और ओपन लर्निंग एजेंसी कनाडा शामिल है। मॉडल 4, कंसोर्टियम सेवा प्रदाता मॉडल। इस मॉडल में एक कंसोर्टियम विभिन्न संस्थानों से कई प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान करता है, लेकिन उसके पास प्रमाण पत्र या पुरस्कार देने का अधिकार नहीं है। एक उदाहरण कैलिफोर्निया वर्चुअल यूनिवर्सिटी यूएसए, मंजुलिका और रेड्डी 2006 है। चिंतन और क्रिया 24.8। ओडीएल के मौजूदा मॉडलों और उभरते मॉडलों को ध्यान में रखते हुए मुक्त विश्वविद्यालयों का फोकस किस पर होना चाहिए? शीर्षक, भविष्य की दिशा, ओडीएल के मौजूदा और उभरते मॉडलों पर मुक्त विश्वविद्यालयों की नजरें केंद्रित करना। परिचय। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा ओडीएल शिक्षा की आधारशिला रही है, जो लचीले और सुलभ सीखने के अवसर प्रदान करती है। भारत के अग्रणी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के एक छात्र के रूप में ओडीएल के मौजूदा मॉडलों पर विचार करना और भविष्य के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए उभरते रुझानों का पता लगाना महत्वपूर्ण है। इस प्रतिबिंब में हम ओडीएल के स्थापित और उभरते दोनों मॉडलों पर विचार करते हुए उन मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे जिन पर मुक्त विश्वविद्यालयों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओडीएल के मौजूदा मॉडल। मुक्त विश्वविद्यालयों ने पारंपरिक रूप से ओडीएल के विभिन्न मॉडलों को अपनाया है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी ताकत और चुनौतियां हैं। एक प्रमुख मॉडल पत्राचार मॉडल है, जहां पाठ्यक्रम सामग्री डाक के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे शिक्षार्थियों को अपनी गति से अध्ययन करने की अनुमति मिलती है। हालांकि इस मॉडल ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, तकनीकी प्रगति ने अधिक संवादात्मक और गतिशील दृष्टिकोणों की शुरुआत की है। दूसरे मॉडल में ऑडियो और वीडियो सामग्री जैसे मल्टीमीडिया का व्यापक उपयोग शामिल है, जो सीखने के अनुभव को बढ़ाता है। यह शिक्षार्थियों को शामिल करने और भौगोलिक अंतर को पाटने में प्रभावी साबित हुआ है। इसके अतिरिक्त सामग्री वितरित करने, चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने और मूल्यांकन करने के लिए इंटरनेट की शक्ति का लाभ उठाते हुए ऑनलाइन मॉडल ने प्रमुखता हासिल की है। एक इग्नू छात्र के रूप में मैंने इन मॉडलों के लाभों का अनुभव किया है और उनके लचीलेपन की सराहना की है।
हालांकि चुनौतियां बनी हुई हैं, जैसे विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता, डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन मॉडल में अलगाव की संभावना। शिक्षा तक समावेशिता और समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों को इन मुद्दों का समाधान करना चाहिए। ओडीएल के उभरते मॉडल। ओडीएल का परिदृश्य विकसित हो रहा है और मुक्त विश्वविद्यालयों को बदलती गतिशीलता के अनुरूप ढलना होगा। एक उभरता हुआ मॉडल मिश्रित या हाइब्रिड दृष्टिकोण है, जो ऑनलाइन और आमने-सामने घटकों को जोड़ता है। यह मॉडल एक संतुलित और व्यापक शिक्षण अनुभव प्रदान करते हुए आभासी और भौतिक दोनों इंटरैक्शन के महत्व को पहचानता है। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ रही है, खुले विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन और ऑफलाइन तत्वों को सहजता से एकीकृत करने के तरीके तलाशने चाहिए। इसके अलावा योग्यता आधारित मॉडल लोकप्रियता हासिल कर रहा है, जो पाठ्यक्रमों के पूर्व निर्धारित सेट को पूरा करने के बजाय विशिष्ट कौशल और दक्षता हासिल करने वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह मॉडल तेजी से बदलते नौकरी बाजार की मांगों के अनुरूप है। यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षार्थी व्यावहारिक कौशल से लैस है, जो सीधे उनके चुने हुए क्षेत्रों में लागू होते हैं। एक और उल्लेखनीय प्रवृत्ति सीखने के अनुभवों को निजीकृत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग का उपयोग है। व्यक्तिगत सीखने के पैटर्न और प्राथमिकताओं का विश्लेषण करके एआई शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सामग्री वितरण, मूल्यांकन और सहायता सेवाओं को तैयार कर सकता है। मुक्त विश्वविद्यालयों को उन प्रौद्योगिकियों में निवेश करना चाहिए जो ओडीएल की विशेषता वाले मानवीय स्पर्श से समझौता किए बिना वैयक्तिकरण को बढ़ाती है। मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए फोकस क्षेत्र। ओडीएल के मौजूदा और उभरते मॉडल के आलोक में इग्नू जैसे खुले विश्वविद्यालयों को प्रासंगिक और प्रभावी बने रहने के लिए कई प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तकनीकी अवसंरचना। मुक्त विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षण का समर्थन करने के लिए मजबूत तकनीकी बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। इसमें विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी, उपयोगकर्ता के अनुकूल शिक्षण प्रबंधन प्रणाली और निर्बाध संचार और सहयोग की सुविधा प्रदान करने वाले प्लेटफॉर्म सुनिश्चित करना शामिल है। डिजिटल साक्षरता और समर्थन। डिजिटल विभाजन को पहचानते हुए मुक्त विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए आवश्यक कौशल के साथ शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल साक्षरता पहल को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सकारात्मक शिक्षण अनुभव सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सहायता और परामर्श जैसी पर्याप्त सहायता सेवाएं प्रदान करना महत्वपूर्ण है। मिश्रित शिक्षण रणनीतियाँ। मुक्त विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन और आमने-सामने की बातचीत की ताकत को मिलाकर मिश्रित शिक्षण मॉडल को अपनाना चाहिए। यह दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से ऑनलाइन शिक्षा की कुछ सीमाओं को संबोधित करते हुए बढ़ी हुई सहभागिता, समाजीकरण और व्यावहारिक अनुभवों की अनुमति देता है। योग्यता आधारित शिक्षा। उद्योग की जरूरतों के अनुरूप खुले विश्वविद्यालयों को योग्यता आधारित शिक्षा की ओर बदलाव करना चाहिए, जिसमें व्यावहारिक कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो रोजगार क्षमता को बढ़ाता है। इस बदलाव के लिए एक लचीले पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, जो उभरती उद्योग आवश्यकताओं के अनुकूल हो। एआई के माध्यम से वैयक्तिकृत शिक्षण। एआई और मशीन लर्निंग का लाभ उठाकर मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा में निजीकरण को बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी की विशिष्ट आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और प्रगति को समझकर एआई संचालित सिस्टम अधिक व्यक्तिगत सीखने की यात्रा को बढ़ावा देते हुए सामग्री वितरण और समर्थन सेवाओं को तैयार कर सकते हैं। वैश्विक सहयोग और भागीदारी। मुक्त विश्वविद्यालयों को वैश्विक स्तर पर संस्थानों,
संगठनों और उद्योग के खिलाड़ियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग और साझेदारी की तलाश करनी चाहिए। यह न केवल विविध दृष्टिकोण लाकर सीखने के अनुभव को समृद्ध करता है, बल्कि छात्रों के लिए संयुक्त अनुसंधान, संसाधन साझाकरण और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के रास्ते भी खोलता है। निष्कर्ष। अंत में, इग्नू के एक छात्र के रूप में मेरा मानना है कि मुक्त विश्वविद्यालयों का ध्यान ओडीएल के मौजूदा और उभरते मॉडल के गतिशील मिश्रण पर होना चाहिए। पारंपरिक मॉडलों की चुनौतियों का समाधान करके, तकनीकी प्रगति को अपनाकर और शिक्षार्थियों की बढ़ती जरूरतों के प्रति सचेत रहकर खुले विश्वविद्यालय समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी बने रह सकते हैं। कुंजी अनुकूलन क्षमता, नवीनता और भौतिक सीमाओं से परे सीखने के माहौल को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता में निहित है। 24.7 निष्कर्ष। समय के साथ दूरस्थ शिक्षा मुख्य रूप से प्रिंट आधारित पाठ्यक्रमों पर निर्भर रहने से लेकर प्रौद्योगिकियों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करने तक विकसित हुई है। यह विस्तार एकल प्रौद्योगिकी वितरण प्रणालियों के उपयोग से हटकर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की ओर बढ़ गया है। शिक्षण और सीखने के तरीकों में भी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। प्रारंभिक चरणों में पत्राचार शिक्षा में पाठ्यक्रम सामग्री से परे लाइव संचार और किसी भी प्रकार की बातचीत का अभाव था। इसके बाद रेडियो और डब्ल्यू प्रसारण ने कक्षा के व्याख्यान पहलू को पेश किया, लेकिन बातचीत के अवसर प्रदान नहीं किए। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जैसी इंटरैक्टिव प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के साथ प्रगति जारी रही, जिसने मुख्य रूप से टेलीफोन संचार के माध्यम से सीमित शिक्षार्थी भागीदारी की अनुमति दी। दो तरफा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक अधिक व्यापक समाधान के रूप में उभरी, जो वास्तविक समय तुल्यकालिक बातचीत के साथ कक्षा की स्थिति का अनुकरण करती है। इस विकास में सबसे हालिया विकास कंप्यूटर मध्यस्थ संचार है, जो वास्तविक समय मल्टीमीडिया इंटरैक्टिव संचार की सुविधा प्रदान करता है। यह तकनीक पारंपरिक कक्षा अनुभव के आभासी समकक्ष का निर्माण करती है।